हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 8th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। थर्ड टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, और इसके पहले जो वीडियो बनाया गया था उसमें आधे कंसेप्ट हमने देखे हैं। अभी बचे हुए कंसेप्ट जो है ये वीडियो में हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश से। सिंस एंशिएंट टाइम्स देयर वर इन्वेजन इन इंडिया, एंशिएंट टाइम से ही इन्वेंशंस इंडिया में हो रहे थे। मैनी इन्वेडर्स सेटल इन इंडिया एंड वर एब्सॉर्ब द इंडियन कल्चर। बहुत से इन्वेडर्स ऐसे थे जिन्होंने इंडिया को एब्सॉर्ब किया, इंडिया के कल्चर को एब्सॉर्ब किया। इवन दो दे रूल हियर, इसके बाद भी वो यहाँ पे रूल करते रहे। दे नेवर मेड एनी चेंज, उन्होंने चेंज नहीं किया, बेसिक इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम चेंज नहीं की। बट ब्रिटिशर्स ने ऐसा नहीं किया। ब्रिटिशर्स ने क्या किया देखो, इंग्लैंड वॉज अ मॉडर्न नेशन, इंग्लैंड मॉडर्न नेशन था ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थी, और हेंस द इनकलकेट एन इकोनॉमिक सिस्टम इन इंडिया। उन्होंने वैसा ही इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया में भी क्रिएट किया, और ये इंडिया के लिए प्रोग्रेसिव था। was conducive to economic system in England. Due to this, Britishers gain economic benefit. तो इसकी वजह से ब्रिटिशर लोगों को ही बेनिफिट हुआ, बट ये इंडिया के लिए अच्छा था। बट इंडिया स्टार्टेड फेसिंग इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन, बट उनके बेसिस बेनिफिट के लिए उन्होंने इंडिया का एक्सप्लोइटेशन करना चालू किया। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। बिफोर द ब्रिटिश रूल द विलेज इकोनॉमिक सिस्टम वॉज सेल्फ सफिशिएंट। इसके पहले जो ब्रिटिश रूल था उसके पहले विलेज इकोनॉमिक सिस्टम सेल्फ सफिशिएंट था। विलेज इकोनॉमिक सिस्टम यानी विलेज में जो भी एग्रीकल्चर था, क्रॉप्स मिलते थे, और वो क्रॉप से जो इनकम मिलता था वो सेल्फ सफिशिएंट था, वो अपना गुजारा कर पाते थे। थ्रू एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सर्विस द नीड्स ऑफ द विलेज वर फुलफिल इन द विलेज इटसेल्फ। जो कोई नीड्स थी, सर्विसेज थी, सब कुछ विलेज में ही पूरा होता था। लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट, और पूरा का पूरा जो मेन सोर्स था इनकम का वो था लैंड रेवेन्यू। ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड रेवेन्यू वॉज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप। इसके पहले के पीरियड था रेवेन्यू जो मिला करता था, या फिर जो कल्टिवेट क्रॉप करते थे उसके बेसिस पे रेवेन्यू डिसाइड होता था। द फार्मर वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन इन केस ऑफ लॉस ऑफ क्रॉप्स। अगर क्रॉप्स का लॉस हो गया, क्रॉप्स आए नहीं, नुकसान हो गया, तो टैक्स भरने की जरूरत नहीं थी। रेवेन्यू वॉज मेनली कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, और रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाता था ओनली ग्रेन्स के फॉर्म में कलेक्ट किया जाता था। इवन इन केस ऑफ लेट पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर लेट पेमेंट हो गया टैक्स में, फार्मर्स लैंड वॉज नॉट कन्फिस्केटेड, तो फार्मर का लैंड कॉन्फिस्केटेड, जब्ती नहीं आती थी उस पर। टू इंक्रीज इनकम, बट इनकम इंक्रीज करने के लिए ब्रिटिशों ने क्या किया देखो, उन्होंने इंपॉर्टेंट चेंज किए रेवेन्यू सिस्टम में। लैंड वॉज मेजर एंड एज पर द एरिया ऑफ द लैंड द टैक्स वॉज फिक्स। लैंड मेजर किया जाएगा और जैसा लैंड रहेगा वैसा ही टैक्स फिक्स किया जाएगा। पेमेंट ऑफ टैक्स वॉज मेड कंपलसरी, और टैक्स का पेमेंट करना कंपलसरी होगा, और वो भी कैश में। If the farmer failed to pay tax in time, अगर फार्मर ने टैक्स टाइम पे पे नहीं किया, then his land will be confiscated, तो उसका लैंड पूरा का पूरा कॉन्फिस्केटेड किया जाएगा। The British system of land revenue collection differed from place to place, but ब्रिटिशों का ये सिस्टम जो था लैंड रेवेन्यू का अलग जगह पे अलग अलग था, which led to exploitation of all farmers, तो सब फार्मर्स के लिए एक्सप्लॉइट करने वाला था। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम के, देखो यहाँ पे बताए। There were undesirable effects of the new and land revenue systems on the rural life. रूरल लाइफ पे ऐसे सोचे नहीं थे, ऐसे इफेक्ट होने लगे थे। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, इंडियन फार्मर्स स्टार्टेड सेलिंग द क्रॉप्स। इंडियन फार्मर्स ने क्रॉप सेल करना चालू किया था, जो प्राइस मिली उस प्राइस पे वो बेचना चालू किया था। मर्चेंट्स एंड ब्रोकर्स स्टार्टेड परचेसिंग देयर गुड्स एट मिनिमम रेट। जो भी मर्चेंट्स थे, ब्रोकर्स थे, वो कम से कम रेट में वो गुड्स लेने लगे। At certain times the farmer had to mortgage his land. कभी कभी टैक्स पे करने के लिए फार्मर को लैंड मॉर्गेज करना पड़ता था मनी लेंडर के पास, तब उसे पैसे मिलते थे और वो टैक्स पे करता था। फार्मर बिकेम बैंकरप्ट, फार्मर बैंकरप्ट बन चुके थे। इन केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर लोन का पेमेंट ना हो तो फार्मर का लैंड सेल किया जाता था। फार्मर वॉज एक्सप्लॉइटेड बाय द गवर्नमेंट। जमींदार, मनी लेंडर्स, सब लोग फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। गवर्नमेंट भी था, जमींदार भी थे, मनी लेंडर्स भी थे, मर्चेंट्स थे,
सब जगह से एक्सप्लोइटेशन हो रहा था फार्मर्स का। commercialization of agriculture. Initially, food grains were cultivated by the farmers. पहले स्टार्टिंग में फूड ग्रेन्स कल्टिवेट करते थे फार्मर्स. इट यूज टू फुलफिल देयर डोमेस्टिक नीड्स. इसकी वजह से उनके डोमेस्टिक नीड्स कंप्लीट होते थे, फुलफिल होते थे, विलेज के नीड्स फुलफिल होते थे. ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड गिविंग मोर इंकरेजमेंट टू कैश क्रॉप्स. बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ज़्यादा इंकरेज किया कैश क्रॉप के लिए, जैसे कॉटन, इंडिगो, टोबैको, टी, इन क्रॉप्स के लिए. The process of giving stress on cultivation of profit giving cash crops instead of food grains is known as the commercialization. मतलब जो प्रोसेस उन्होंने चालू किया स्ट्रेस देने का कल्टीवेशन पे, प्रॉफिट गिविंग जो क्रॉप्स है वही पहले बनाओ, वही क्रॉप्स ले लो, ऐसा जो फोर्स किया, स्ट्रेस दिया अब फूड ग्रेन्स के लिए, यही होगा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. फेमाइन फ्रॉम 1860 to 900 इंडिया फेस ग्रेट फेमाइन. 1860 से 1900 में इंडिया को बड़े फेमाइन को फेस करना पड़ा, बड़ा अकाल पड़ा. बट द ब्रिटिश रूलर्स डिड नॉट टेक मच इफर्ट्स. पर ब्रिटिश रूलर्स ने कुछ इफर्ट्स नहीं किए ये प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए. सिमिलरली नॉट मच एक्सपेंडिचर वॉज मेड ऑन प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई. और वाटर सप्लाई पे भी ज़्यादा उन्होंने खर्चा नहीं किया. डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या डेवलपमेंट हुई. फॉर इंक्रीज इन ट्रेड एंड कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. अच्छा ट्रेड होने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करने के लिए ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, मॉडर्न फैसिलिटीज लाई ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में. फर्स्ट रेलवे रैन ऑन द रूट ऑफ मुंबई टू ठाणे. 1853 में पहला रेलवे दौड़ा, कहाँ से, मुंबई से ठाणे. इन द सेम ईयर ब्रिटिश स्टार्टेड टेलीग्राफ सिस्टम. सेम ईयर में ब्रिटिश लोगों ने टेलीग्राफ सिस्टम भी चालू किया. ड्यू टू इट ऑल सिटीज एंड मिलिट्री स्टेशंस गॉट कनेक्टेड टू वन अनदर. इसकी वजह से मेन सिटीज जो थी और मिलिट्री स्टेशन थे वो कनेक्ट हो चुके थे एक दूसरे से. सिमिलरली द ब्रिटिश ऑल्सो स्टार्टेड द पोस्टल सिस्टम. उन्होंने पोस्टल सिस्टम भी चालू किया. ड्यू टू ऑल दीज डेवलपमेंट्स देयर वॉज अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द सोशल लाइफ. इसकी वजह से सोशल लाइफ पे पूरा लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो गया इंडियंस के भी. ड्यू टू दिस देयर वॉज इंक्रीजिंग सेंस ऑफ यूनिटी अमंग देम. और इसकी वजह से इंडिया के लोगों में यूनिटी की भावना जाग गई. डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन इंडिया. द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑब्टेन ह्यूज टैक्सेस ऑन गुड्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया. जो भी गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते थे उन पे ब्रिटिश लोगों ने ज़्यादा टैक्सेस लगाए. ऑन द अदर हैंड वेरी लेस टैक्स वॉज इम्पोज ऑन गुड्स इम्पोर्ट फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया. बट जो गुड्स इंग्लैंड से इम्पोर्ट करते थे इंडिया में उस पर बहुत कम टैक्स लगाया जाता था. और सो द गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंग्लैंड वर मशीन मेड. और वैसे भी इंग्लैंड में जो गुड्स बना करते थे वो मशीन पे बना करते थे. देयर वॉज मैक्सिमम प्रोडक्शन. और ज़्यादा प्रोडक्शन बनता था कम कॉस्ट में. टू कम्पीट विथ सच चीप प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट चीप ही था. सो ये प्रोडक्ट के साथ कम्पीट करना थोड़ा डिफिकल्ट बन गया था इंडियन जो पर्सन थे, आर्टिजन्स थे उनमें. क्योंकि इंडियन आर्टिजन्स हाथों से ये करते थे, बनाया करते थे कपड़े उन दिनों में. मशीन्स थोड़ी ना थी इंडिया में, तो मशीन्स तो वहाँ पे थी इंग्लैंड में और वो मशीन्स भी बनाया करते थे. तो इसीलिए उनका प्रोडक्ट चीप था और इंडिया में प्रोडक्ट चीप नहीं था इंडिया का. Eventually it led to closing down traditional industries. और ऐसे ही फॉरेन ट्रेड होने लगे और इंडियन बिजनेस बंद होने लगे और आर्टिजन बिकेम अनएम्प्लॉयड. और जो भी आर्टिजन्स थे वो अनएम्प्लॉय हो गए. डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज इन इंडिया. ड्यू टू द लैक ऑफ ब्रिटिश सपोर्ट, एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट एंड कैपिटल. ब्रिटिश सपोर्ट ज़्यादा नहीं था, मैनेजमेंट एक्सपीरियंस और कैपिटल अच्छा नहीं था. द इंडियन बिजनेसमैन कुड नॉट कम फॉरवर्ड इन लार्ज नंबर. तो इंडियन बिजनेसमैन ज़्यादा क्वांटिटी में आगे नहीं आए. इट सम ऑफ देम बिल्ट अप देयर बिजनेस बाय ओवरकमिंग दिस प्रॉब्लम्स. बट कुछ ऐसे बिजनेसमैन थे वो ये प्रॉब्लम से भी बाहर निकल के आए और उन्हें बिजनेस सेट किया. 1853 में कवाशी नानाभॉय दवार स्टार्टेड फर्स्ट टेक्सटाइल मिल. उन्होंने पहली टेक्सटाइल मिल चालू की मुंबई में. 1855 में द फर्स्ट जूट मिल वॉज स्टार्टेड एट रिश्रा इन बंगाल. बंगाल में रिश्ता यहाँ पे 1855 में फर्स्ट जूट मिल चालू हुआ. जमशेदजी टाटा एस्टेब्लिश द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एट जमशेदपुर. जमशेदजी टाटा इन्होंने जमशेदपुर पे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी चालू की. इंडिया कोल, मेटल, शुगर, सीमेंट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज केम टू बी स्टार्टेड. सो इंडिया में कोल, मेटल, शुगर, सीमेंट एंड केमिकल इंडस्ट्री स्टार्ट हुई.
social and cultural effects. In the 19th century, Europe, a new era took shape. 19th century में यूरोप एक नया इरा आगे आने लगा नए वैल्यूज़ का, जैसे कि ह्यूमैनिटेरियनिज्म, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म्स, लिबरलिज्म, ये सारी वैल्यूज़ वहाँ से आगे आने लगी. This change in West led to obvious repercussion on India. For carrying out administration, the British had to understand the Indian society. For this purpose, they started studying the tradition, history, literature, as well as music, flora and fauna of India. So, देखो क्या बोला है. तो ऐसी सारी वैल्यूज़ 19th सेंचुरी में आगे आने लगी और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चलाने के लिए ब्रिटिश लोगों ने इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए तैयारी चालू की और यही पर्पस के लिए उन्होंने स्टडी चालू किया. इंडिया के ट्रेडिशन कैसे हैं, हिस्ट्री कैसी है, लिटरेचर कैसा है, म्यूजिक कैसा है, फ्लोरा एंड फौना कैसा है. इन 1784 सर विलियम जोन्स, एन इंग्लिश ऑफिसर, एस्टैब्लिश द एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल. जो विलियम जोन्स थे इंग्लिश ऑफिसर, उन्होंने एस्टैब्लिश की एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कोलकाता में. मैक्स म्यूलर, जर्मन थिंकर, ये जर्मन थिंकर थे, वॉज अ डिवोट स्कॉलर ऑफ इंडियन रिलीजन. वो एक अच्छे स्कॉलर बने इंडियन रिलीजन के, लैंग्वेज के एंड हिस्ट्री के. ड्यू टू दिस एग्जाम्पल्स दे अराउज फीलिंग्स अमंग न्यूली एजुकेटेड इंडियंस. और ये एग्जाम्पल्स की वजह से जो इंडिया के एजुकेटेड पीपल्स थे उनमें इंडियन रिलीजन की, हिस्ट्री की, ट्रेडिशन की स्टडी करने की जो भावना थी उनके मन में जाग गई. ब्रिटिश इंट्रोड्यूस मेनी लॉस इन इंडिया. ब्रिटिश लोगों ने बहुत से लॉस इंडिया में फॉलो किए. इन 1829 लॉर्ड विलियम बेनेटिक पास द सती प्रोहिबिशन एक्ट. 1829 में एक्ट लाया गया जो एक्ट था सती प्रोहिबिशन एक्ट. इन 1856 लॉर्ड डलहौसी पास द विडो रीमैरिज एक्ट. लॉर्ड डलहौसी ने कौन सा एक्ट लाया? विडो रीमैरिज एक्ट. दिस एक्ट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल रिफॉर्म्स. ये एक्ट की वजह से सोशल रिफॉर्म्स होना चालू हो गया. For carrying out administration in India, the British require English educated Indians. और इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए ब्रिटिश लोगों की ज़रूरत थी एजुकेटेड इंडियंस की ही. According to a recommendation of Lord Macaulay in 1835, English education started being imparted in India. 1835 से इंग्लिश एजुकेशन भी इंडिया में स्टार्ट हुआ. Through new education, Indians were introduced to Western thoughts. और जो नए इंडियंस एजुकेशन से क्रिएट हुए, तैयार हुए, वह वेस्टर्न थॉट्स के थे, मॉडर्न रिफॉर्म्स के थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ के थे. इन 1857 यूनिवर्सिटीज़ वर एस्टैब्लिश एट कोलकाता, मुंबई एंड मद्रास. तो यूनिवर्सिटीज़ एस्टैब्लिश की गई कोलकाता में, मुंबई में, मद्रास में. द वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास इंडियंस लेड द सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट इन इंडिया. तो वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास इंडियंस जो थे उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट करना चालू कर दिया था इंडिया में. तो इस प्रकार ये लेसन यहाँ पे एंड होता है. ये वीडियो में आपको कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो. वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू.